हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम अपना एनसीईआरटी की बुक से क्लास 11th का अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 पढ़ेंगे, प्राकृतिक संकट और आपदाएं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। और इसके साथ साथ बेल आइकन भी कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास ईज़िली पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। प्राकृतिक संकट और आपदाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, सबको पता है सुनामी प्रकोप की तस्वीरें आपने टेलीविज़न पर देखी होंगी। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों ओर जो भूकंप की जानकारी, ये भी सबको है। और इस आपदाओं से होने वाले हमारे जान और माल के नुकसान ने हम सबको हिला कर रख दिया था। और ये सारी परिघटनाओं के रूप में क्या है, कैसे घटती है, आपको हम कैसे बचाया जा सकता है इनसे, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। और इन्हीं सवालों का विश्लेषण हम ये आज के चैप्टर में करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नेचर का चेंज जो है वो रूल है। यह एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती है। हमारी जो प्राकृतिक है और सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण है, उन सबको प्रभावित करती है। मीन्स आपकी कभी भी ये नहीं रहता कि एक समान मौसम हो, तो हमारी प्रकृति में, नेचर में चेंजेस होते रहते हैं। तो हर प्रोसेस हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव आपको धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि सतलाकृतियों में और जीवों में, और ये बदलाव तेजी गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी कोई विस्फोट हो गया अचानक से, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया। तो ये आपके जो ये चेंजेस है जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, ये धीमी गति से भी हो सकते हैं और तेजी से भी हो सकते हैं। इसी प्रकार इनका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक ही सीमित हो सकता है, जैसे आपकी छोटी मोटी आंधी आ गई, करकापात आ गया, टोर्नेडो मीन्स बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। बड़े लेवल पर जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है, बहुत बड़े लेवल पर काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, उस तरीके की चीज़ें। और इनसे भी व्यापक यानी इनसे भी बड़ा क्या होगा, भूमंडलीय उष्मीकरण हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे आप कहते हो, ओजोन परत का हार्श हो गया, जिसे हम देखते भी हैं आजकल। इनके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भी अलग अलग अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन आपके अपेक्षित होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। और जैसे आपकी ऋतुओं में परिवर्तन, आपकी ऋतुएं बदलती है, गर्मी से सर्दी आई, फिर सर्दी के बाद गर्मी आते हैं, फिर वर्षा ऋतु आ जाती है बीच में, तो ये परिवर्तन अच्छे हैं। फलों का पकना अच्छा परिवर्तन है, तभी तो हम फल खाते हैं। और कुछ परिवर्तन आपके बुरे भी होते हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, युद्ध, तो इस तरीके की चीज़ें। तो कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और बहुत लंबे समय से मानव को डराए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य हमेशा भयभीत रहा है। ठीक है, इसके बाद आपदा क्या है? तो आपदाएं आपकी एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। यानी मनुष्य का कोई रोल नहीं होता किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने में, मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती हैं, और इसकी वजह से जो मानव जीवन के क्रियाकलाप हैं वो आपके अवरुद्ध होते हैं, प्रभावित होते हैं, और बड़े पैमाने पर आपके जान माल का भी नुकसान होता है आपदाओं के आने से। इनसे निपटने के लिए आपकी जो आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा में अधिक परिवर्तन भी करने पड़ते हैं, अधिक कोशिश करते रहते हैं हम इनसे बचने के लिए। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है, कि भगवान करता है, वे सब कुछ करता है, मनुष्य तो उसके आगे असहाय है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों के आगे तो भूगोल में ये चीज़ें काफ़ी टाइम तक अपनी जगह बनाए रही। पर उसके बाद थोड़े ही टाइम में भूगोल के अंदर आपदाओं के फिर ये कहा जाने लगा कि केवल नेचुरल
फोर्सेस या आपदाओं के आने का कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मनुष्य की क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां जो सीधे तौर पर आपदाओं के लिए उत्तरदायी है, जैसे आपके भोपाल यानी मध्य प्रदेश में जो गैस त्रासदी हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा हुई थी, ये भी बहुत भयंकर थी। युद्ध जो होते हैं, आपका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण आपकी ओजोन परत में, CFC के कारण ओजोन परत जो है उसमें छेद हो गया है। वायुमंडल में गैसें मिलती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी, इन सबसे संबंधित जो आपके पॉल्यूशन है, तो ये भी सारी आपदाएं ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे तौर पर मनुष्य की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। तो वनों को काटने की वजह से जैसे भूसंकलन और बाढ़, लैंड स्लाइड हो जाता है। वनों को काट दिया तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लग जाती है, जिसे लैंड स्लाइड कहते हैं। बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, जैसे आपकी कमज़ोर ज़मीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग, तो ये कुछ इस तरीके के कुछ मनुष्य क्रियाकलाप है जिनकी वजह से सीधे तौर पर आपदा को प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस और विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में वृद्धि हुई है। कि भाई टाइम टू टाइम, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपकी जो ये आपदा हैं ये घट नहीं रही, बढ़ रही है। ठीक है, जो आप हमारी ये भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी चीज़ें घटने की वजह बढ़ रही हैं और कई स्तर पर ऐसी ठीक है। तो यद्यपि इस संदर्भ में सफलता मात्र नाम ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। यानी कुछ मानव आपदाएं ऐसी है जिसका आप निवारण कर सकते हो, बाकी सारी की सारी का निवारण होना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी हमारे हाथ में है, कौन सी नहीं। तो आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इन पर रोक लगाने की संभावनाएं वैसे तो बहुत कम है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका इसके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न लेवल्स पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट भी जिसे कहते हैं। ये अर्थ समिट एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थ समिट कब हुआ था। और मई 1994 में योकोहामा में हुआ। जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व लेवल पर संगोष्ठी यानी कॉन्फ्रेंस, और विभिन्न लेवल्स पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ये सारे ठोस कदम हैं। ठीक है, तो ये सारे आपकी भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो में, और ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट हुआ 1994 में। फिर आपका योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये सारे के सारे इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में इसी बात पर चर्चा की गई कि कैसे आप आपदाओं को कम कर सकते हो। प्राय यह देखा गया है कि जो विद्वान होते हैं आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, यदि इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। ठीक है, विद्वान, आपदा और प्राकृतिक संकट दोनों अलग अलग वर्ड है, देखेंगे आगे। तो प्राकृतिक संकट क्या है? प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिससे आपके धन, जन और लोगों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। ये तेज भी हो सकते हैं और ये पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां, रेगिस्तानों और हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दिशाएं। तो इस तरह की जो आपकी चीज़ें होती हैं इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट की तुलना में जो आपकी प्राकृतिक आपदा होती है वो आपकी और भी अधिक तीव्रता से घटित होती है। बड़े पैमाने पर हमारे जान माल की हानि होती है, सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं, और इन पर लोगों का बहुत कम और कुछ भी नियंत्रण, कुछ भी नियंत्रण नहीं होता मनुष्य का इस तरह की नेचुरल आपदा के ऊपर। ठीक है, तो प्राकृतिक संकट अलग है, प्राकृतिक आपदा अलग है। नेक्स्ट, सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत अनुभव होते हैं, और दो आपदाएं न तो समान होती है न ही उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों और सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इनसे निपटता है, अद्वितीय होती है।
ठीक है। और इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला तो ये भाई, आपकी जो भी प्राकृतिक आपदा है उसके परिमाण, उसका परिमाण मीन्स उसको मापना, उसकी गहनता, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और उसके द्वारा किया गया होने वाला जो लॉस है समय अंतराल पर बढ़ते जा रहे हैं। तो टाइम टू टाइम ये आपदाएं आपकी कम नहीं हो रही है। इन आपदाओं से होने वाला जो लॉस है, जो हानि है, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। ओके। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें भाई संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए गए जो भय के प्रति चिंता बढ़ रही है, और इनसे आपके जान मान की क्षति को कम करने का भी रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समय अंतराल पर महत्वपूर्ण संकट आया है। प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट 2 परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वो आपदाओं के द्वारा सुभेद थे। ठीक है, जहाँ पर आपके प्राकृतिक संकट आते थे वो आपदाओं के द्वारा सुभेद होते थे, यानी उनकी नज़र में ही होते थे। उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, मनुष्य इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, और इन आपदाओं से जो नुकसान है वो भी बहुत कम होता था। और आपकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को, पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत अधिक क्षमता दे दी। परिणाम क्या हुआ? मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। जिन एरियाज में आपकी ज़्यादा आपदाएं आती है ना, मनुष्य ने उस एरिया में भी अपने क्रियाकलाप यानी अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया, यानी आपदाओं की ये चांसेस को बढ़ा दिया कि भाई यहाँ पर अब आपदा आएगी ही आएगी। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में जो आपके भूमि उपयोग है या भूमि की जो कीमतें हैं, इनके कारण या तटों पर बड़े नगरों और बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई आदि के विकास ने भी इन क्षेत्रों में जो आपके चक्रवात हैं, प्रबंजन है और सुनामी आदि के लिए सुभेद। तो इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 77.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिमाण को दर्शाता है। तो इस सारणी से स्पष्ट होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, उन्होंने विस्तृत रूप से जन और धन की हानि की है, और इस स्थिति से निपटने के लिए आपके प्रयत्न किए जा रहे हैं, और महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा जो क्षति आती है उसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीय प्रतिघात है, और अकेले किसी देश में, किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह, तो नेक्स्ट पेज पे, कि वह इन्हें सहन कर पाए। ठीक है, कोई भी अकेला देश ऐसा नहीं है कि सभी तरीके की प्राकृतिक आपदाओं को बर्दाश्त कर जाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्यतः आपके असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था, और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इसे औपचारिकता भी प्रदान कर दी गई, और यही बाद में योकोहामा रणनीति और अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना भी इसे ही कहा गया था। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से करना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपकी। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हुए उन्हें सहन भी करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं, और इससे होने वाले नुकसान को भी कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न लेवल्स पर आपके विभिन्न कदम भी उठाए गए हैं। जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे देखो थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपकी सारणी 71 है, तो यहाँ पे देखो 1948 से अब तक आपकी 12 जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको दिखाया गया है। जैसे आपके रूस में भूकंप आते, चीन में बाढ़, ठीक है, 1948 से 2005 के बीच के डाटा है ये। अलग अलग देशों में अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं को मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद आपकी जो टेबल है 7.2, यहाँ पर आपका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है प्राकृतिक आपदाओं का, तो इनको देख लेते हैं। तो जैसे आपकी बर्फानी तूफान है, ये वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, तड़ित झंझा हो गई, तड़ित टोर्नेडो हो गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गए, सूखा हो गया, कारकापात हो गया, पाला, लू, शीतलहर, ये सारी की सारी आपकी वायुमंडलीय आपदा है। भौमिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, भूसंकलन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी भूमि पर ही तो होती है। हिमगाव हो गया, अवतलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो ये होगा हमारा भौमिक अपरदन। जलीय अपरदन जैसे बाढ़ आ गई, ज्वार आ गया भाई बहुत ज़्यादा ऊंचा, जो आसपास के एरिया को डुबा दिया जिसने, महासागरीय धाराएं हो गई, तूफान आ गए, मोहर्मी, सुनामी आ गए, तो इस तरीके की चीज़ें जलीय आपदा कहलाती हैं। जैविक आपदा मीन्स पौधे और जानवर उपनिवेशिक के रूप में टिड्डियाँ इत्यादि और कीट
ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण जैसे बर्ड फ्लू और डेंगू, इस तरह की चीज़ें हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं जैविक आपकी आपदा में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया हुआ है। एक्चुअली जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक या योकोहामा रणनीति और सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। यूएनओ के जो सभी देश थे उन्होंने अन्य देशों के साथ मिलकर एक बैठक हुई जिसका नाम प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण था और विश्व कॉन्फ्रेंस से 23 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई, जो कि जापान के अंदर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस इसमें आपको केवल इतना याद रखना ये कब हुई और किस शहर में हुई ये आपदा कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लेवल पर। और दूसरी बात, इसमें आपका किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण से रिलेटेड प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए थे। तो ठीक है, समझ गए भाई। तो हमारी लास्ट लाइन क्या थी, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कर रहे थे, तो चलो देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदा से और दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान और उनके वर्गीकरण को एक प्रभावशाली और वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। भारत उन देशों में है जहां सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का भी वर्णन किया गया है। तो देखते हैं एक बार भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती है। वैसे तो आप सबको पता है भारत में बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, ठीक है, ग्लेशियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी प्राकृतिक आपदाएं भारत में। लैंडस्लाइड भी होता है। तो जैसे कि आप पहले चैप्टर्स में कर चुके हो, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रहन सहन, सब कुछ अलग अलग, फिर भी एक हो जाते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है। वृहद भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा। पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से भी जाना जाता है। वृहद आकार और प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता और लंबे समय तक उपनिवेशन और अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेदता को बढ़ा दिया गया है। तो भारत में खतरा घट नहीं रहा, यानी डे बाय डे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा डे बाय डे बढ़ रहा है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक, भूकंप क्या है, कैसे भारत में कैसे आता है। तो भूकंप आपका अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचने, क्योंकि एकदम से आ जाता है, जानकारी मिले इतने तो वो आके भी चला जाता है, और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने ये बुक का नाम दिया हुआ, इसको छोड़ो। जो भूकंपों की जो उत्पत्ति होती है वो विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक होते हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। नीचे हलचल होती रहती है ना, तो इसी तरह की हलचल को ज्योग्राफी में विवर्तनिक हलचल कहते हैं। इनकी तुलना में ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, चट्टान गिरने, भूसंकलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ज़मीन नीचे धंस गई, अवतलन हो गया ज़मीन का, सबडक्शन हो गया, विशेषकर खदानी वाले एरियाज में, बांध और कोई बांध है, कोई जलाशय है, वो नीचे बैठ गया। तो इस तरीके से जो आने वाला वो भूकंप है वो आपके कम क्षेत्र को प्रभावित करता है, नुकसान भी कम पहुंचाता है। ठीक है, जैसे इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर की ओर खिसक रही है। ये आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो मैंने अपने चैनल पर भी करवा रखी है। जो बच्चे ने नहीं किए तो वहाँ से कर लेना। इंडियन प्लेट आपकी प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके लिए अवरोध पैदा करती है। उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लोक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह भी होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव भी बढ़ता रहता है और दोनों ही प्लेटों के बीच लोक भी टूट जाता है। और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। मीन्स आपकी एक ऊपर आती है यूरेशियाई वाली प्लेट, नीचे आती है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है। ठीक है, भारतीय प्लेट आपकी प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक जाती है। और उत्तर में आपकी कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है, तो दोनों के किनारे फिर लोक हो जाते हैं और इस वाले एरिया में आपके भूकंप फिर आते हैं। ठीक है,
तो लोग टूट जाता है, फिर आपका भूकंप आ जाता है। तो इससे प्रभावित राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल और उत्तर पूर्व भारत के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, आपका असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो इस तरीके के जो भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्य हैं ये इसमें शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त जो मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ प्रचंड भूकंप देखने को मिले हैं। लंबे टाइम तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपका सबसे पुराना और सबसे स्थिर और सबसे प्रौढ़ भूभाग माना जाता है, यहाँ पर पहले कभी भूकंपों की व्याख्या करने में भी कठिनाई महसूस करते थे, परंतु कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक जो भीमा है, भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है भाई भीमा नदी, इसके साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई और इसके साथ एक ऊर्जा का संग्रह होता है। और जब ये ऊर्जा मुक्त होती है ना, यानी ऊर्जा जब ये बाहर निकलती है, तब आपके भूकंप का कारण ये ऊर्जा बनती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपकी जो इंडियन प्लेट है वो टूट रही है, ठीक है। ये आपका न्यू सिद्धांत है, न्यू थ्योरी है। तो इंडियन प्लेट क्या हो रही है? टूट रही है। अब राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग और भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पहले बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को 5 भूकंप जोन में डिवाइड किया। तो पहले अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, दूसरा अधिक, फिर तीसरा मध्यम, फिर निम्न, फिर बिल्कुल आपका अधिक लो। तो इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में यानी आपके अति अधिक और अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, ठीक है। भूकंप सुभेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र अरेरिया, आपके उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी, कच्छ, गुजरात का कच्छ, तो इन सब एरिया में आपके भयंकर तूफान आते हैं। जो भी ये सारे एरियाज हैं ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार अधिक जोखिम क्षेत्र में आते। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि भाई जो हरियाणा है वो किस जोन में आता है। तो देखो आपका हरियाणा आपके अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आता है। किस में आता है? अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में। देश के बचे हुए भाग जो जैसे मध्य भाग है और ये आपके निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा दक्कन का पठार, ये एक स्थिर भूभाग में पड़ता है, इसको जल्दी से हिलाया नहीं जा सकता, इतना कठोर माना जाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। फिर भी प्रायद्वीपीय पठार में भी अब अच्छे खासे भूकंपों का आते रहते हैं। तो भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, भूकंप के साथ हमारा भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से भूमि पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरियाज में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न केवल बस्तियां, बुनियादी ढांचे, आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आपके उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और अन्य विकासशील क्रियाएं, एक्टिविटीज़ को बिल्कुल विनाश कर देता है, परंतु लोगों की पीढ़ियों से यानी जो लोग पीढ़ियों से चीज़ों को बचा के आ रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी नष्ट कर देता है और लोगों को बेघर भी कर देता है। और इससे विकासशील देशों की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और भी अधिक गहरी चोट पड़ती है, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपके सामने मैप है भारत के अंदर भूकंप संभावित क्षेत्र। तो आप देख सकते हो कि भारत की सबसे अधिक क्षति, ये जो ब्लैक वाले एरिया से, तो गुजरात का कच्छ, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में इनके आसपास वाला सारा एरिया आ जाता है अधिक क्षति वाले में, पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट और ये वाली पूरी बेल्ट, ठीक है। मध्यम क्षति वाले ये जो बिल्कुल खाली छोड़ा गया है, तो ये आपके मध्यम क्षति वाले क्षेत्र है, जैसे ये वाला और आपका ये, ठीक है, ये वाला पूरा एरियाज और इधर ये वाला। उसके बाद देखते हैं हम निम्न क्षति वाले, तो ये वाला जो चेक है ये आपके निम्न क्षति वाले एरियाज हैं और बिल्कुल कम भूकंप जहाँ पर न आने की संभावना बिल्कुल कम है। ये मध्य वाला एरिया, ये दक्षिण पठार वाला एरिया, ये सारा पठारी वाला ही एरिया, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। तो ये सारे पठारी एरिया जो कि स्ट्रोंग माने जाते हैं काफ़ी, तो इन एरियाज में भूकंप के आने की बहुत कम संभावनाएँ देखी जाती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। भूकंप के प्रभाव,
तो भूकंप आपके जिन क्षेत्रों में आते हैं वहाँ पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रभाव भी हैं, जैसे आपकी दरारें पड़ जाती हैं, बस्तियाँ खिसक जा रहे हैं, उलटना, आंकुचन, निपात, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में नहीं आता। अब आगे देखो, इसके अतिरिक्त जो भूकंप है उसमें कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। पृथ्वी का भूपटल पर धरातलीय भूकंप तरंगे दरारें डाल देती है, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण जो भूस्खलन है वो भी हो जाता है, यानी लैंडस्लाइड, यानी भूमि भी अपने स्थान से खिसकने लग जाती है, जो आपकी पहाड़ियाँ होती है वो, और नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध करके जलाशयों में बदल देती हैं। कई बार नदियाँ इन लैंडस्लाइड होता है ना, तो नदियों का रास्ते कई बार नदियों के रास्ते में नदियों का पानी बह रहा होता है और वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगा, तो नदियों के पानी को रोक देता है, जिससे बाद में बाढ़ की संभावनाएं भी हो जाती हैं। तो जिससे प्रभावित क्षेत्र में आपकी बाढ़ या आपदाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण दूसरी आपदाओं की तुलना में आपका भूकंप अधिक विनाशकारी माना जाता है, चूँकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था को भी खत्म कर देता है। इससे लोगों को राहत पहुंचाना भी कई बार कठिन होता है, लोग मलबे में दब जाते हैं, उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता और इसके लिए विकल्प केवल इतना बचता है भूकंप से बचने के लिए। देखते हैं क्या विकल्प हैं। इस आपदा की निपटने की तैयारी पहले से ही रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को भी कम किया जाए। तो किस प्रकार के तरीके हैं? तो भाई भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके तुरंत कि भाई भूकंप आ सकता है। जीपीएस, अब देखो जीपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, तो फुल फॉर्म देख लेना। जियोग्राफिकल पोजिशनिंग, तो इसकी मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। और दूसरा, जीपीएस की सहायता से तो हम पता लगा लेंगे। नेक्स्ट है भाई आपके देश में जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं उनका पता लगाकर मानचित्र मैप तैयार किए जाएं और जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए और इसके प्रभाव को भी कम करने के बारे में शिक्षित किया जाए लोगों को। तीसरा, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में भी सुधार लाना। ठीक है, और ऐसे क्षेत्रों में आपकी जो ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। फोर्थ, जो आपके भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुबद्ध क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये था हमारा भूकंप। तो इसके साथ साथ हम छोटा सा सुनामी भी कर लेते हैं, क्योंकि है ना कई बार सुनामी भूकंप से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि आपके समुद्रों में जब भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कह देते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिसे सुनामी या भूकंपीय समुद्री तरंगे लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में ये जल तरंगों की एक श्रृंखला से बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, महासागरीय जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है, महासागरीय जो लहरें हैं वो कैसी रहेगी, ये काफ़ी हद तक जल की गहराई पर निर्भर रहता है। इसकी गति उथले समुद्र में यानी ऊपर वाले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्रों में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग भी इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय एरियाज में ये तरंगे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और नुकसान भी पहुँचाती हैं। समुद्र में जैसे जल पोतकर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में तो जो सुनामी है वो महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई इतनी अधिक होती है और ऊंचाई भी कम होती है। ठीक है, गहरे समुद्रों में तो सुनामी महसूस नहीं होती क्योंकि वो पहले ही बहुत गहरे होते हैं, तो वहां पर ज़्यादा पता नहीं चलता। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊंचा उठा सकती है और वह भी आपकी कई मिनट तक। इसके विपरीत जब सुनामी आपके उथले समुद्र में आती है, यानी ऐसे समुद्र में जो आपका कम गहरा होता है, वहां पर जब सुनामी आती है तो तरंग की लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहेगा, तरंग की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर और इससे भी अधिक हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में आपकी भीषण तबाही होती है और इसीलिए इसे उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। तो वहाँ पर समुद्र की गहराई कम होती है, इसलिए लहरें और भी अधिक ऊंचाई तक उठ जाती हैं और जहाँ पर गहरा समुद्र होता है तो वहाँ पर सुनामी का ज़्यादा पता नहीं चलता। सुनामी आमतौर पर आपका जो
प्रशांत महासागर है इसके कोस्टल एरिया पर, जैसे जहाँ पर अलास्का है, जापान है, फिलीपाइन है, दक्षिण पूर्वी एशिया है। इसके दूसरे द्वीप है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों। तो इन सारे एरियाज में आमतौर पर सुनामी देखने को मिलती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है, यानी छोड़ देती है, जिससे समुद्र का जल तेजी से तटीय एरियाज में घुस जाता है, क्योंकि उस जल में वो ऊर्जा भर जाती है और वो ऊर्जा उसको अपने साथ खींच कर ले जाती हैं और बंदरगाह जो आपके शहर, कस्बे और अनेक प्रकार के जो ढांचे हैं, इमारत है और बस्तियों को भी तबाह करता है। क्योंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो सघन होती है और ये क्षेत्र आपकी बहुत सी मानव गतिविधियों के भी केंद्र होते हैं। अतः यहाँ दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी आपके अधिक जान माल का नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान एक चैप्टर में दिया होगा, तो आगे कभी आएगा तो पढ़ लेंगे। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, परंतु इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है, बहुत वृहत है। किसी अकेले देश और सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपकी सुनामी से लड़ा जा सकता है। जैसे कि 26 दिसंबर 2004 में आई जो सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं, यानी कैसा दबाव होता है, लो प्रेशर बेल्ट होती है इनके सेंटर में, लो प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनका दूसरा नाम भी है प्रभजन। वैसे इंग्लिश में से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभजन भी कहते हैं। एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं ये, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्री सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है, ठीक है। तो मीन्स इसमें जितनी भी पावर होती है इन चक्रवातों में, तो वो चक्रवात जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया द्वारा, कंडेंसेशन प्रक्रिया द्वारा जो छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा है उससे होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में अलग अलग मतभेद हैं और इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। नंबर 1, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता। मीन्स कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में गर्म और पानी से भरी हुई वायु उपलब्ध होनी चाहिए, और जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में जो गुप्त ऊष्मा है वो निर्मुक्त हो, यानी छोड़ी जाए। सेकंड, तीव्र कोरियालिसिस बल से जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे, यानी ऐसा कोरियालिस बल होना चाहिए जो सेंटर का जो लो प्रेशर वाला एरिया बना हुआ है वो लो प्रेशर एरिया वाला आपका कवर अप ना हो, भरे ना। भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री कोरियालिस बल कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपके चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, आगे क्या कारण है इनका, क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिसे स्थानीय तौर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसमें स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर आपका चक्रवात एक विकसित हो जाता है, साइक्लोन विकसित हो जाता है। फोर्थ, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को रोक सके, अवरुद्ध करे। तो इन सारी परिस्थितियों के बाद ही आपका कोई चक्रवात पैदा होता है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, मीन्स ये लगा लो एक, इनमें अंतर बहुत अधिक होता है, ठीक है। वायुदाब प्रवणता मीन्स वायुदाब में अंतर बहुत अधिक होता है। चक्रवात का जो केंद्र है वो केंद्र में गर्म वायु और निम्न वायुदाब रहेगा और मेघ रहित रहेगा, जिसे चक्रवात की आँख भी कहते हैं, तूफान की आँख भी कहते हैं।
तूफान की आंख वाले एरिया में गर्म वायु होगी और लो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर, और उसके साथ साथ बादल भी नहीं होंगे भाई वहाँ पर, और मौसम बिल्कुल शांत रहता है। चक्रवात की आंख में मौसम कैसा रहता है? बिल्कुल शांत। सामान्यतः समताप रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं। समताप रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के पास भी पहुंच जाता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आपके सेंटर पॉइंट से पवन पट्टियां हैं वो 10 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर एरिया को कवर करके चलती हैं। व्यास कह सकते हो आप इसको, व्यास कह सकते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ आने वाले चक्रवात उनको 2 जलीय क्षेत्रों से पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात आपके 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं भारत में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ से चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब पहुँच जाते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा है ना, वहाँ पर। तो उनके करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं। चक्रवातों की बारंबारता, रास्ता, समय तालिका, ये सब कुछ नीचे दिया गया है, तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं। तो वैसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये साइक्लोन की, जनवरी में बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर, तो आप एक नज़र मार लेना, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। तो क्या रिजल्ट होते हैं इनके? तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, गर्म और पानी से भरी वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्रोत है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, ठीक है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर जो चक्रवात हैं उसका बल भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे जैसे आपकी समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो चक्रवात का बल, उसकी पावर भी कम हो जाती है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमज़ोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो समुद्र से लगते वाले एरिया है ना, तो उन एरियाज में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं और इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा हुआ रहता है, जिसे कहते हैं तूफान महोर्मी। ठीक है, स्ट्रॉम सर्ग, तो आपका तूफान महोर्मी कहते हैं जब तूफानी एरियाज में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा हुआ रहेगा उसको। समुद्र तल में जो महोर्मी है वो वायु, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में आपका जो वायुदाब प्रवणता होती है, ठीक है, प्रेशर होता है, और अत्यधिक तेज सतही जो पवने हैं वो उफान को उठाने वाले ये दोनों बल हैं। इनसे समुद्र का जो जल है वो ऊपर की ओर उठता है। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस भी जाता है, वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा भी होती है। इसलिए तो कहते हैं साइक्लोन में आपके जो तटीय एरिया हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही होती है, और इससे तटीय क्षेत्र में बस्तियाँ, खेत सब कुछ पानी में डूब जाते हैं और फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढांचों का भी विनाश होता है। तो ये था भाई भारत में आपका साइक्लोन कैसे आता है, कैसे क्या बनता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगी हमारी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, फ्लड। आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविज़न पर देखा होगा। कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय, मीन्स नदियों का जल है जब उनमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो अपने तटीय किनारों को तोड़कर आसपास के एरिया में पानी घुस जाता है और आसपास की ज़मीन पर खड़ा हो जाता है, जिसे हम फ्लड कह देते हैं। तो आप सबको पता है बाढ़ क्या होती है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती, कुछ विशेष ऋतुओं में ही बाढ़ आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी अपनी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से भी अधिक जल हो जाता है, नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और जल बाढ़ के रूप में मैदानों के निचले हिस्से में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आपका तूफानी महोर्मी आ गया,
और समुद्र का पानी तट की ओर घुस जाता है। ऐसी सिचुएशन में लंबे टाइम तक होने वाली तेज़ बारिश लगातार हो ही जा रही है और पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी बाढ़ आती है। हिम का पिघलना और ज़मीन की अंतःस्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदापर्दन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना, ये सारे आपके ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बाढ़ आती है। हालांकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्रों में ही आती है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र भारत के अंदर, जो अभी अभी हमने किया है। तो भारत में अति अधिक क्षति होती है चक्रवातों से इस एरिया में और आपके इस एरिया में, ठीक है, अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में। फिर उसके बाद थोड़े कम तो ये आपका तटीय किनारे वाला एरिया आ जाता है, इधर वाला, और यहाँ पर गुजरात वाला एरिया भी। और उससे कम की बात करें तो भाई आपका ये खाली वाला एरिया आ जाता है। इसके बाद मध्यम क्षति की बात करें तो ये चेक वाली सिचुएशन, और इससे भी कम, मध्यम से भी कम तो आपका ये चेक, ये वाला बारिश वाला सिंबल वाला, और बिल्कुल अधिक कम तो ये आपका ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये थे आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र भारत के अंदर। हम बाढ़ पढ़ रहे थे, तो बाढ़ काफ़ी तबाही लाती हैं, परंतु दक्षिण और दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों, विशेषकर चीन में, भारत में और बांग्लादेश में इनकी फ्रीक्वेंसी और इनसे होने वाला जो नुकसान है वो सबसे अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इनके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलाप जो मनुष्य की एक्टिविटीज़ हैं, अंधाधुंध जो मनुष्य का वन कटाव है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं, प्राकृतिक अफवाह तंत्र हैं, इन सब का अवरुद्ध होना, नदी तल बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की जगह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो बाढ़ वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, जैसा टॉपिक है। भारत के विभिन्न राज्यों से बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। भारत की यानी कितनी भूमि है, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता भी है, अभी मानचित्र में देखेंगे हम। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से आते हैं। असम के अंदर वेस्ट बंगाल और बिहार, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है ना ज़्यादा। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और यूपी में बाढ़ लाती रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता और मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अफवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी के बीच आती है, जब जो लौटता हुआ मानसून है, जब वहाँ पे ज़्यादा वर्षा कर देता है ना सर्दियों में, तब मानसून में नवंबर से जनवरी के बीच बाढ़ आती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी यूपी और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात, हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें हैं, रेल पटड़ी है, पुल है, मानव बस्तियाँ, इन सबको भी नुकसान पहुँचाती हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां भी फैल जाती हैं। और बाढ़ के कुछ लाभ भी है। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं। ये उपजाऊ मिट्टी आपकी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट लाइन, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजोली ये आपका असम में है और एक सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यानी नदी के बीच में द्वीप है। वैसे तो आपके आइलैंड समुद्र के बीच में होते हैं, यहाँ पर ये नदी के बीच में आइलैंड और सबसे बड़ा है। हर वर्ष ये बाढ़ में ग्रस्त हो जाता है, बाढ़ आती है यहाँ पर भयंकर, परंतु यहाँ चावल की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने केवल गौण मात्र है। इतना नुकसान होता है बाढ़ आती है जब, तो ये आपका बिल्कुल गौण मात्र है नुकसान। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं, इस दिशा में कुछ कदम हैं। तो ये कदम सुन लो भाई, एग्जाम में आते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण करना,
बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, नदी वाहिकाओं पर जो लोग बसे हुए हैं उनको कहीं और बसाना, और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण करना। और इसी दिशा में कुछ और कदम भी हो सकते हैं। तो ये देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में जहाँ यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तो तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाढ़ से बचा जा सकता है, ये सारे तरीके अपनाकर, जो कि गवर्नमेंट भी इन पर काम चालू है। तो चलिए एक बार मैप देख लेते हैं कि भारत में बाढ़ प्रभावित एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो भारत के अंदर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर ये होता है आपका इंडेक्स। यहाँ पर हमें शो होती है चीज़ें कि किस तरह की शेड आपकी किस तरह की चीज़ें को दिखा रही है। तो बाढ़ संभावित क्षेत्रों में यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी रिवर्स। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ रिवर्स शो की गई है भारत की, क्योंकि भारत के कई बार है ना रिवर जब अपने तटबंधों को तोड़कर रिवर का पानी नदी का पानी आसपास के एरियाज में घुस जाता है, तभी बाढ़ आती है भारत में ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये आपका सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ पर ये आपका गंगा नदी तंत्र है, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं, और ये है आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी हल्की हल्की शेड कोसी नदी के पास है, यहाँ पे यमुना के पास, गंगा और शारदा के पास, ब्रह्मपुत्र के पास ये वाली शेड बनाई हुई हैं। यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती है, इनके पास बनाई हुई हैं। और यहाँ पर आपकी गोदावरी नदी है, इसके पास ये कृष्णा की शेड बनाई हुई है यहाँ पर। तो नदियों के आसपास वाले इलाकों में ही ये शेड की गई हैं। तो ये जो नदियों के आसपास वाले इलाके होते हैं ना, यहीं पर आपकी ज़्यादातर बाढ़ आती हैं। ठीक है, तो ये था भाई भारत में बाढ़ संभावित एरियाज। तो आज की क्लास में हमने चक्रवातों को पढ़ा और बाढ़ को पढ़ा। कहा जाता है जब आपके लंबे समय तक कम वर्षा हो, अत्यधिक वाष्पीकरण हो, या जलाशय और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर पानी की कमी हो जाए। आप सभी जानते हो सूखा क्या होता है। किसी एरिया में पानी की कमी हो जाए, पीने का पानी भी उपलब्ध ना हो, तो उस सिचुएशन को सूखा ही तो कहते हैं। ओके, तो जो सूखा है आपका, ये क्या है, कैसे है, अभी इसको ज्योग्राफिकल तौर पे भी आपको समझना होगा। सूखा एक जटिल परिघटना है, आपकी एक बहुत ही जटिल परिकल्पना है। कई प्रकार की मौसम विज्ञान संबंधी और अन्य तत्व जैसे वृष्टि यानी बारिश, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मिट्टी में नमी, जल भंडारण और भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषताएं, उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी, ये सब कुछ शामिल होते हैं सूखे के अंदर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से विभिन्न उगाए जाने वाली फसलें हैं, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ, ये सब कुछ आपके सूखे के अंतर्गत शामिल इन्हें किया जाता है, तत्व के रूप में, एक एलिमेंट के रूप में। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ड्रोट यानी सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, आपके पीजीटी लेवल में सूखे के प्रकार से क्वेश्चन देखे जाते हैं, पीजीटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें। तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। जब लंबे समय तक आपकी अपर्याप्त वर्षा होगी तो इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित रहता है, यानी इम्बैलेंस रहता है। तो उसे कहते हैं आपका मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। जब लंबे टाइम तक आपकी वर्षा कम होगी, अपर्याप्त होगी, तो उसे कहेंगे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर ड्रोट यानी कृषि सूखा। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स भाई नमी ह्यूमिडिटी। तो मिट्टी में जो नमी है, नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जब ज़मीन में पानी की मात्रा नहीं होगी, आप पानी नहीं डालोगे किसी पौधे में तो मुरझा जाएगा, पानी की अगर पानी नहीं डलेगा तो। और जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। ठीक है, जिन एरियाज़ में आपकी 30% से अधिक कुल बोए गए एरियाज़ में सिंचाई वगैरह, अगर आप सिंचाई कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, तो आपके पास पानी है तो वो सूखा कैसे माना जाएगा, तो वो सूखा प्रभावित क्षेत्र में नहीं माना जाता। तो कृषि सूखा भूमि की नमी से संबंधित होता है। जब पानी मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा कम हो जाए तो उसे कहेंगे एग्रीकल्चर ड्रोट। नेक्स्ट आता है जल विज्ञान संबंधी सूखा यानी क्लाइमेट आपका रिलेटेड ड्रोट। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण जैसे जलाशय, आपके तालाब हैं, जलभूत हैं, लेक्स हैं,
ठीक है। ये जो आपकी इन सब में जो वृष्टि के द्वारा, बारिश के द्वारा जो जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति, बारिश हो गई, जलापूर्ति हो गई, उसके बाद भी ये नीचे गिर जाए यानी इनमें पानी की कमी हो जाए तो उसे कहेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो भाई आपके झील, तालाब जो आपके जलभूत हैं जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो जब उनमें आपके पानी की कमी हो जाए, जलापूर्ति के बाद भी वो नीचे गिर जाए पानी का लेवल, तो होगा आपका जल विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक सूखा। पारिस्थितिक सूखा जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में, प्राकृतिक, देखो इस सूखे का ही एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर, कैसे ये एक कंकाल पड़ा है जानवर का जो कि पानी की वजह से बिल्कुल ज़मीन भी ऐसी लग रही है। तो जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से, पानी की कमी से आपकी उत्पादकता में भी कमी होने लग जाए, पानी की कमी से उत्पादकता में भी कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसे कहते हैं पारिस्थितिकी सूखा यानी इकोलॉजिकल ड्रोट। तो जब आपकी प्रोडक्ट जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में कमी आ जाएगी, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, डगमगा जाता है हमारा पूरा सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे ही कहते हैं इकोलॉजिकल ड्रोट। समझ गए। तो ये थे आपके टाइप ऑफ ड्रोट, सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मिट्टी संबंधी यानी कृषि विज्ञान संबंधी सूखा, जलवायु विज्ञान संबंधी सूखा और पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट आते हैं भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक आपकी मानसून की वर्षा पर निर्भर है। जिस साल मानसून अच्छा आ जाता है उस साल कृषि भी अच्छी होती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ दोनों महत्वपूर्ण तत्व है। अनुमान के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। कि भारत का जितना एरिया है ना, भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है भारत का, उसका 19% भाग और जनसंख्या का 12% भाग सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% एरिया सूखे से प्रभावित हो सकता है, 30%, और जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ अपना कहर ढा रही होती है तो दूसरी तरफ सूखे से लोग जूझ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ बाढ़ आई हुई है और एक तरफ सूखा है। तो यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। अगर मानसून निश्चित गति में हो और मानसून में जो परिवर्तनशीलता है वो भी अधिक ना हो तो इस तरह की चीज़ें फिर नहीं होगी। कुछ क्षेत्र जहाँ बार बार पड़ते तो इनका असर अधिक है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्न क्षेत्रों में आगे डिवाइड किया गया इंडिया को। बट मैं इतना ही कहूँगी कि भारत में जो सूखा है वो ये भी आपके मानसून पर ही काफ़ी हद तक निर्भर करता है। जब आपकी मानसून से वर्षा अच्छी हो जाती है तब सूखा कम पड़ता है, वरना सूखा अधिक होता है। तो सबसे पहला आता है इसमें अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। राजस्थान में जो ज़्यादातर भाग, विशेषकर जो अरावली है, अरावली के पश्चिम में मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय भाग और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल होते हैं, जहां 90 मिलीलीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। आप सबको पता है राजस्थान में आपका थार मरुस्थल भी पड़ता है, तो सूखे वाला एरिया आता है राजस्थान। और इसके अलावा गुजरात का कच्छ वाला एरिया अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी इससे थोड़ा कम रहेगा। अत्यधिक यानी मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तर वाला पार्ट और झारखंड का दक्षिण वाला पार्ट और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। तो दक्षिणी भारत की बात करें ना, वो वाले राज्य अधिक आगे, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, सारे दक्षिणी भारत के हैं ये। तो ये सारे राज्य इसमें आ जाते हैं, इनके कुछ कुछ पार्ट। नेक्स्ट आता है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो इसमें राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, अब आपसे हरियाणा पूछे तो हरियाणा हमारा मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आता है। यूपी हो गया, यूपी के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर आपका महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, इन सब में जो आपका कोयम्बटूर पठार है, इन सब में जो कोयम्बटूर पठार है और इसके साथ साथ आंतरिक कर्नाटक भी शामिल है। भारत के बचे हुए सभी भाग बहुत कम यानी न के बराबर सूखे से प्रभावित है, जो इसके बाद बच गए। तो यहाँ पर आप एक बार मैप को देख लो। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में
जोन 1 में कौन से, जोन 2 में कौन से। तो यहाँ पे देखो जोन 1 यानी अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, तो यही है आपका राजस्थान और ये गुजरात का कच्छ का रण। ठीक है, अत्यधिक यहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र तो ये वाली पेटी आ जाती है, ये वाली आ जाती है, और कुछ मध्य प्रदेश का भाग, तो ये वाले पार्ट्स आते हैं गंभीर में। सामान्य में आपकी जो ये खाली बाउंड्री बनी हुई है ये वाले आ जाते हैं, और बिल्कुल लाइट में यहाँ पे यानी ये वाले पार्ट जहाँ पर बिल्कुल भी सूखा नहीं पड़ता तो ये वाले पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूखे के परिणाम। सूखे के परिणाम, तो जो सूखा पड़ता है भारत में तो सूखे के परिणाम को देख लीजिए क्या क्या होता है सूखे के कारण। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें आपकी बर्बाद हो जाती है, अन्न की कमी हो जाएगी, जिसे हम अकाल भी कहते हैं कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल यानी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। चारा कम हो जाएगा। चारा कम होने की स्थिति में इसे तृण आकार कहते हैं। तृण मीन्स घास। तृण संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में से घास कहते हैं। जब चारे की कमी हो जाती है, जानवरों को चारा नहीं मिलेगा तो उसे तृण आकार कहेंगे। अकाल, तृण, अकाल। जल आपूर्ति की कमी हो जाती है तो उसे जल अकाल कहते हैं। और इन तीनों परिस्थितियां जब ये मिल जाएंगी तो इसे कहेंगे त्रिअकाल। ठीक है, जब आपका अकाल यानी फसलें बर्बाद हो गई अकाल, चारा बर्बाद हो गया तृण अकाल, पानी में कमी आ गई जल अकाल, और जब ये तीनों मिल जाए तो त्रिअकाल बन जाता है। और सबसे अधिक विध्वंसक स्थिति हो जाती है ये वाली, क्योंकि खाने के लिए, इंसानों के लिए खाने के लिए भी नहीं बचा और जानवरों के लिए भी नहीं बचा और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत और मानव प्रवास और पशु पलायन, क्योंकि देखो कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो मवेशी और पशुओं की मौत हो जाती है। मनुष्य उस एरिया को छोड़कर अन्य एरिया पर जाने लगते हैं, पशु पलायन कर जाते हैं। पानी की कमी के कारण लोग कई बार दूषित जल पीने को भी बाध्य हो जाते हैं, जिससे अनेक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस, तो इस तरीके की बीमारी भी हो जाती हैं। और सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता, लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना। अगर कहीं पर आपकी जल की मात्रा अधिक है भूमि के अंदर तो उसका पता लगाना। दूसरा, जल आदि के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। ऐसा एरिया जहां पर जल आपका प्रॉपर मात्रा में है उस एरिया से नहरों के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा अकाल वाले एरिया में पानी उपलब्ध कराना। नदियों को आपस में जोड़ना और बांध बनाना और जलाशयों का भी निर्माण करना, ताकि नदियों का पानी इनमें रोका जा सके और जब पानी की कमी हो तब यूज़ किया जाए। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान करना, भूमिगत जल भंडारण की संभावना के पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रह से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सैटेलाइट से जो चित्र, जो पिक्चर्स ली जाती है, उन पिक्चर्स की सहायता से जल, जो आपका जल है उनका प्रयोग करना, जो जल है उसका पता लगाना चाहिए और फिर उसका यूज़ करना चाहिए। तो सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार और प्रसार से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है वर्षा जल संवलन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें न जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको यूज किया जा सके। तो यहाँ पर एक स्लोगन भी अपने आस पड़ोस में, छत से वर्षा जल संवलन करने के तरीके समझे कि कैसे आप बारिश के जल को इकट्ठा कर सकते हो और आफ्टर दैट कैसे आप उसे यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आपका सूखा। सूखे में हमने सूखा पढ़ा क्या होता है सूखा, उसके बाद हमने सूखे के टाइप किए, फिर हमने एरियाज किए भारत में सूखे के, फिर हमने परिणामों को पढ़ा। अब हम करने जा रहे हैं भूसंकलन। भूसंकलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड। ठीक है, भूसंकलन। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क और कोंकण रेल पटड़ी पर चट्टान गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? आप सबने पढ़ा है कि भाई वहाँ पे गए हुए थे, मंसूरी गए हुए थे, पहाड़ी गिर गई है, रास्ते बंद है, अभी नहीं आ सकते। आपने इस तरीके की न्यूज़ में भी देखते रहते हो। तो जब किसी पहाड़ी का ढह जाना और रास्ते रुक जाना, यही तो आपका लैंडस्लाइड कहलाता है, भूसंकलन कहलाता है। इसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिराता है। भूसंकलन भूकंप
भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी, चक्रवात इनकी तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत, जो कि आपकी अचानक से हो जाती हैं और बड़े लेवल पर होती है, दीर्घ और प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है। भूसंकलन मुख्य रूप से आपके लोकल कारणों से उत्पन्न होते हैं, जो आपकी जिस एरिया में वो पहाड़ी गिरी है उसी से ही उत्पन्न होंगे। इसलिए भूसंकलन के बारे में आंकड़ों को इकट्ठा करना, इनकी संभावनाओं का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि महंगा भी पड़ता है। ठीक है, तो आपके लैंडस्लाइड को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी आपके पिछले अनुभव, फ्रीक्वेंसी और इसके घटने प्रभावित करने वाले कारक जैसे भू विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण, मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भू संकलन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं भारत को। तो सबसे पहला आता है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, यानी जहाँ पर सबसे अधिक भू संकलन आते हैं आपके। ये जो एरियाज होंगे अस्थिर होंगे। कैसे होंगे? अस्थिर एरिया होंगे, ऐसे एरिया जिसमें आज भी मूवमेंट चल रही है। तो हिमालय की जो युवा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अंडोमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले एरियाज, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भूकंप प्रभावी क्षेत्र, और इसके साथ साथ अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले एरियाज जहां पर आपके सड़क वगैरह या बांध निर्माण का काम ज़्यादा होते हैं, तो उन एरियाज में भूसंकलन सुभेद्यता क्षेत्रों में वो एरिया आते हैं। नेक्स्ट आता है अधिक सुभेद्यता क्षेत्र। अधिक भूसंकलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती ही परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है, यहाँ पर जो आपके लैंडस्लाइड है उनको जो फैक्टर्स प्रभावित करेंगे उसमें संयोजन, गहनता और बारंबारता का भी स्थान आ जाता है। जैसे हिमालय है, हिमालय के सारे राज्य और उत्तरी पूर्वी भाग, असम को छोड़कर सारे उत्तर पूर्वी राज्य इसमें शामिल होते हैं अधिक सुभेद्यता वाले एरिया में। नेक्स्ट आता है मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सीपति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट, दक्कन पठार के वृष्टि छाया वाले क्षेत्र, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कभी कभी आपको लैंडस्लाइड वाली घटना देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ राज्य दिए हुए हैं भाई, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल। इनमें खादानों और भूमि के धंसने से भी आपका लैंडस्लाइड होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं अदर एरियाज। तो भारत के कुछ अदर एरियाज में आते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर असम और दक्षिणी प्रांतों के जो तटीय एरिया वो सारे आपके भूसंकलन एरियाज में आते हैं। तो ये थे भाई आपके भारत के अंदर लैंडस्लाइड वाले एरिया। वैसे तो हिमालय पर्वत के जो आसपास वाले एरिया वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है। उसके अलावा नीलगिरी, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में भी आपके लैंडस्लाइड काफ़ी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके परिणाम पर, तो देखते हैं क्या परिणाम पड़ते हैं हमारे ऊपर भूसंकलन के। तो भूसंकलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत आपके छोटे छोटे एरियाज में पाया जाता है, स्थानीय होता है, लोकल होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जल वाहिकाओं में चट्टानों के गिरने से रुकावट के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से मान लो लैंडस्लाइड आपके नदी के रास्ते में हो गया तो नदी अपना रुख बदलेगी और नदी का पानी दूसरी तरफ से बह के चलेगा और अचानक कई एरियाज में बाढ़ भी ला सकते हैं और जान-माल का नुकसान हो सकता है। आपका ट्रांसपोर्ट भी रुक सकता है और विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो ये सारे आपके परिणाम हैं भूसंकलन के। नेक्स्ट आते हैं निवारण, कि भाई हम कैसे इससे बचें। तो भूसंकलन से निपटने के लिए उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होना चाहिए। अधिक भूसंकलन संभावित क्षेत्रों में सड़कें व बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य, विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं पर भी नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण, इस तरीके के उपाय अपना कर हम भूसंकलन से बच सकते हैं। स्थानांतरित कृषि वाले एरिया में जैसे उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाने से क्या होगा, अगर लैंडस्लाइड होता भी होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन। तो ये था भाई हमारा
भूसंकलन, ठीक है, तो कैसे होता है, क्या होता है लैंडस्लाइड, भारत में किन किन एरियाज में लैंडस्लाइड आता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को देखें, यानी हमने कितनी आपदाएं पढ़ ली, देखो इस चैप्टर में हमने चक्रवात पढ़ा, बाढ़ पढ़ा, सूखा पढ़ा, उसके साथ साथ भूसंकलन किया, ठीक है, और भी हमने अनेक भूकंप के बारे में पढ़ा। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं ही तो हैं। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो जैसे आपका भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, इनकी तुलना में जो चक्रवात है इनके आने के समय और इनके स्थान की भविष्यवाणी संभव है। साइक्लोन का हम पता लगा सकते हैं कि अब ये भयानक साइक्लोन आने वाला है, तो पहले ही उससे बचा जा सकता है। जो आपकी आधुनिक टेक्निक है इसका यूज़ करके चक्रवात की गहनता का, इसकी डायरेक्शन का, इसकी क्वांटिटी का मॉनिटर करके उससे होने वाला जो नुकसान है उससे हम कम कर सकते हैं। और नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण और वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसलिए जान माल का नुकसान भी बढ़ जाता है। तो ये है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट और गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आपके प्राकृतिक और मानवकृत कारण और दुर्घटना और लापरवाही का परिणाम हो सकते हैं, और जिससे बड़े स्तर पर हमारे जान मान की हानि, पर्यावरण की हानि, विनाश हो सकता है, और जिसकी नेचर और परिमाण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाला जो मानव समुदाय हैं वो भी इसकी सहन क्षमता से परे होगा। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन नियम 2005, इसको याद रखना। तो ये कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, तो देख लेते हैं निष्कर्ष को। तो ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा, निवारण और प्रबंधन, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आपदा से पहले आपदा के आंकड़े, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मैप तैयार कर लेना, लोगों को जानकारी देना, आपदा योजनाएं बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का भी उपाय करना। इसके साथ साथ आपदा के समय युद्ध स्तर पर आपके बचाव और राहत कार्य और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में से जैसे लोगों को निकालना, निर्माण, राहत कैंप बनाना, जल, भोजन, दवाई, इन सब की आपूर्ति, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपदा के बाद प्रभावित लोगों को कैसे बचाया जाए, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनको कहाँ पर रखा जाएगा, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, तो इन सभी तरीकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का आपका विशेष महत्व पड़ता है। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसकी स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए आपके सकारात्मक कदम का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं और तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सारे क्वेश्चन देख लेना, ये 5 के 5 के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा आप एनसीईआरटी देख रहे हो। और इसके साथ साथ भाई अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, मेरी वीडियोज़ को शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो यहाँ पर ये था हमारा चैप्टर 7 जो कि कंप्लीट हो चुका है, प्राकृतिक संकट और आपदाएं, और इसके साथ दीपा सैनी में। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली जो कि आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ये जो शब्दावली हैं, ये जो आपके कंसेप्ट हैं, ये सारे के सारे आपके भूगोल के साथ साथ एनसीईआरटी का पार्ट है। एनसीईआरटी बुक जो 11th की है उसके एंड में ये कुछ शब्दावली दी हुई हैं, और मैं काफ़ी देखती हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में आपकी इस तरीके से चीज़ें आती हैं कि सीधा पूछा जाता है चूने की उच्च मात्रा से निर्मित युक्त किसी जो वस्तु उसको क्या कहेंगे, या इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं कि भाई जलोढ़ पंख के निचले वाला एरिया जो दलदली भूमि है, यहाँ जहाँ एक वनस्पति की पेटी है, तो उसे क्या कहते हैं, मीन्स कंसेप्ट जो होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा बच्चों को एक बार करा दूँ क्योंकि एग्जाम में आपके काफ़ी चीज़ें इस तरह की आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले भाई एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो शब्दावली दी हुई है
वो है भैया आपकी अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जो मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुकी हूँ अपनी एनसीईआरटी की पिछली क्लासेस में। मेरे चैनल पर है ना, आपको एनसीईआरटी की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी की सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हो, क्योंकि मेरी अब बस इसके बाद एक और फिर उसके बाद आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अपवा क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ पर एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी आपस में मिलकर अपवाहित होती है, यानी बहती है। तो उस एरिया को क्या कहेंगे? अपवाह क्षेत्र। समझ गए? ठीक है। तो कोई एक मुख्य नदी होगी, मेन रिवर, जैसे गंगा मेन रिवर हो गई और उसकी सहायक नदियां बह रही हैं, बहती हैं, तो उस एरिया को क्या कहेंगे? अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट आता है अवर्गीकृत वन। एक क्षेत्र जो वन के रूप में तो अंकित होता है परंतु वनों को संरक्षित और आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित ना हो। इसका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। मीन्स ये एक वन्य क्षेत्र तो होता है अवर्गीकृत वन, बट इसको ना तो संरक्षित किया गया होता है ना आरक्षित किया गया होता है। ठीक है। तो और इसका स्वामित्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो उस प्रकार के जो वन होते हैं उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो ये आपके किसी भी टाइप के वनों में शामिल नहीं होंगे, ना संरक्षित में ना आरक्षित में। ठीक है। नेक्स्ट आता है अवदाब। मौसम विज्ञान में अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उस क्षेत्र को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, और यह समशीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका प्राय यानी प्रायवाची भी इन्हें समझा जाता है अवदाब। ठीक है। ध्यान देखो, ये क्या एक लो प्रेशर वाला एरिया होता है अवदाब। एक लो प्रेशर वाला एरिया होगा जो समशीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में पाया जाता है। जो शीतोष्ण वाला है ना, शीत प्लस उष्ण, तो इस प्रकार के एरिया में पाया जाता है। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्राय भी समझा जाता है अवदाब क्षेत्र। नेक्स्ट आता है अवनालिका अपरदन। चट्टान और मिट्टी के जल का, कोई चट्टान है कोई मिट्टी है, उसके जल के सांद्रित का वह भाग या वहा चट्टान और जो आपकी मृदा है जल के सांद्रित वहाँ से ऐसा अपरदन जिसमें आपकी अवनालिकाएं बन जाती हैं। आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। चट्टानों पर या मिट्टी के ऊपर जल कुछ इस तरीके से बहे तो जो आपकी मिट्टी है वो कटाव बनकर ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे नालियाँ बन जाए। ठीक है। कई बार आपने खेतों में देखा होगा इस तरीके की नालियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके का जो अपरदन होता है ये अवनालिकाएं बन जाती हैं, इसे ही कहते हैं अवनालिका अपरदन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट करते हैं आधार शैल। मिट्टी और जो आपके अपक्षेत्र यानी अपक्षय द्वारा जो पदार्थ टूट गए उनके नीचे उपस्थित जो कठोर चट्टान होती है। मीन्स क्या है, यहाँ पर आपकी कोई मिट्टी है, इसके यहाँ पर कंकर पत्थर हैं और इनके नीचे जो आपकी सॉलिड रॉक होगी, जो आपकी शैल होगी, ये सॉलिड रॉक ही क्या कहलाती है? आधार शैल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आधार शैल। नेक्स्ट आता है आरक्षित वन। देखो हमने अवर्गीकृत वन तो देख लिया था, अब हम देखेंगे आरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित एक एरिया जो पूर्ण रूप से क्या होता है? रक्षित होता है, और इस आरक्षित वनों में किसी को भी अनुमति नहीं होती और सभी की प्रकार की क्रियाएं भी प्रतिबंधित होती है। मीन्स आप यहाँ पर जा नहीं सकते और अलग अलग तरीके की जो क्रियाएं, सब प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर प्रतिबंधित होती है। तो भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम इन दोनों के अंतर्गत आता है। यह आरक्षित वन क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षा में बंधा हुआ और किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जाकर कोई भी गतिविधि करने से पूरी तरह रोक होती है आरक्षित वनों में। ओके। नेक्स्ट आता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई होती है जो शेष महाद्वीप से अलग अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। जैसे भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सबको आपस में मिला लो ना तो एक उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं एक उपमहाद्वीप। नेक्स्ट आता है कैल्शियमी। चूने की उच्च मात्रा से निर्मित और युक्त, देखो चूने की उच्च मात्रा से निर्मित या युक्त, ये क्या कहलाएगा? कैल्शियमी। चूने की उच्च मात्रा से निर्मित और युक्त कैल्शियमी। नेक्स्ट आता है जलोढ़ मैदान। नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क और महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र, यानी नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई और उस महीन मिट्टी को पूरे प्लेन एरिया पर बिछाकर नदी ने एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया जिसे कहेंगे जलोढ़ मैदान।
नेक्स्ट आता है जलवायु। किसी समय अवधि में, देखो अब जलवायु की डेफिनेशन क्या होती है, वैसे तो आप, अब मैं पूछूंगी किसी एरिया की जलवायु क्या, आप किस बेस पर कहोगे कि इस एरिया की जलवायु ये है। तो ज्योग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है कि किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र पर जो औसत मौसमी दशाएं मीन्स तापमान, वायु दाब, हवाएं, पवने, आर्द्रता, वर्षा, तो इन सबको मौसमी दशाएं कहते हैं, वेदर होती है, वेदर से रिलेटेड। तो आपकी जलवायु क्या होती है, तो 30 वर्षों की किसी भी एरिया की जो जलवायु किसे कहेंगे, 30 वर्ष या इससे अधिक की टाइम पीरियड पर एक विस्तृत क्षेत्र की जो मौसमी दशाएं होती हैं, औसत मौसमी दशाएं, उसे कहते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु। चलिए नेक्स्ट आता है जेट प्रवाह। अत्यंत प्रबल, और आपके जेट प्रवाह क्या होते हैं वो थोड़ा देख लो, एग्जाम में बहुत आते हैं ना। जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम कहते हैं इंग्लिश में भाई इसको। अत्यंत प्रबल और अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है उसे कहते हैं जेट प्रवाह। अत्यंत प्रबल और अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है उसे कहते हैं जेट प्रवाह। नेक्स्ट आता है जीवमंडल निश्चय क्षेत्र। ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें हर प्रकार के पौधे और जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विरासत की विविधता और अखंडता की उसकी संपूर्णता में संरक्षित और पोषित करना। सेकंड, पारिस्थितिक संरक्षण और पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान का प्रोन्नत करना। और शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधा उपलब्ध करना। मीन्स ये जो जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है, यहाँ पर आपके जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, उन सबको उनके नेचुरल पर्यावरण में ही संरक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का वहाँ हस्तक्षेप होता है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, जो हमारी प्राकृतिक विरासत है, जो हमारे भारत में विविधताएं हैं, अखंडता हैं, उन सबको सुरक्षित करना, उनको जो भी भारी नुकसान है उस नुकसान से बचाना, और उनके एरिया में वृद्धि करना, पौधों की प्रजातियों में वृद्धि करना, जंतुओं की प्रजातियों में वृद्धि करना, ठीक है, और सभी तरह की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आता है ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख क्या होता है, नदी का वह ज्वारीय मुख जहाँ पर आपको ताज़ा पानी और लवणीय जल दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो देखो जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी रिवर है जो कि ज्वारनद मुख बनाती है, एक्चुरी, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्चुरी बनाती है, ठीक है। तो नदी का वह ज्वारीय मुख जहाँ आपका ताज़ा पानी और लवणीय पानी आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं ज्वारनद मुख। नेक्स्ट आता है झील। झील मीन्स लेक। लेक क्या होती है, पृथ्वी के धरातल के एक धसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति। पृथ्वी के धरातल के एक धसे हुए भाग पर, धसे हुए मीन्स एक नीचे एक गड्ढे में जल की उपस्थिति जो चारों ओर से आपके किसी भी भूभाग से आवर्त होता है उसे कह देते हैं हम झील। तो झील आपकी जो नॉर्मली जो सतह होती है उस सतह से तो थोड़ी गहरी होती है ना, कुछ धसा हुआ पार्ट। तो ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, पृथ्वी के धरातल का एक धसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति जो उसे चारों ओर से भूभाग से घेरे रहता है उसे कहते हैं लेक यानी झील। नेक्स्ट आता है तट। तट कोस्टल एरिया, स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र। कोई लैंड वाला पार्ट है, कोई समुद्र है, इन दोनों के बीच का वो संपर्क क्षेत्र जिसमें भूमि की वह पट्टी भी सम्मिलित होती है जो समुद्री तट के साथ लगती है। तो स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र जिसमें भूमि की पट्टी भी सम्मिलित होती है और समुद्री तट के साथ भी लगती है, तो दोनों के बीच का क्षेत्र आता है तट। नेक्स्ट आते हैं तटीय मैदान, कोस्टल आपके प्लेन एरिया। तट और अंतःस्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग। आपका तटीय एरिया और अंतःस्थलीय जो ऊंची भूमि है उन दोनों के बीच में जो समतल वाला पार्ट होता है, निम्न वाला पार्ट, उसे कहते हैं तटीय मैदान। अलग अलग तटीय मैदानों के अलग अलग नाम हैं, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है तराई। तो चलिए तराई को भी देख लेते हैं। तराई, भाबर, इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तराई जलोढ़ पंखों के निचले भागों में
ठीक है। आपके जो जलोढ़ पंख हैं, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी को कहते हैं तराई। जलोढ़ पंखों के निचले भागों में जो दलदली भूमि है या वनस्पति है, उसकी एक पेटी को कहते हैं तराई। तो आपका दलदल जैसा एरिया होता है ये तराई वाला। वनस्पति की एक पेटी भी पाई जाती है और यहाँ पर आपकी जो नदियाँ हैं वो पानी भी बहता है, तो दलदल कहीं पानी कहीं मिट्टी, इस तरह का एरिया होता है। नेक्स्ट आता है दर्रा। दर्रा पर्वत श्रेणी से गुजरता हुआ एक रास्ता होता है, एक कोल होता है, एक विदर्भ की रेखा का अनुसरण करता है। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है, आपके जो पर्वतीय इलाके हैं वहां से गुजरने वाला एक रास्ता कह सकते हो, एक कोल कह सकते हो, या आप एक विदर्भ की रेखा का अनुसरण करता है दर्रा, तो उसे कहते हैं हम दर्रा। जैसे रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सारे हमारे दर्रे हैं। नेक्स्ट आता है द्वीप। द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भूसन्निहित जो चारों ओर से जल से घिरी हो। मीन्स आपका एक ऐसा भूमि का पार्ट जिसमें चारों ओर से जो किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है द्वीप समूह। द्वीपों का एक समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। द्वीप समूह किसे कहते हैं, द्वीपों का समूह। यानी देखो ये यहाँ पे आपके द्वीप हो गए, एक द्वीप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, ये द्वीप है सारे। तो ये क्या कहलाया, ये पूरा आपका एक द्वीप समूह कहलाया। चारों ओर से जल से घिरे हैं और एक आपका आपस में एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, उसे कहते हैं द्वीप समूह। नेक्स्ट आता है नाइस। नाइस क्या होती है, एक कणिका में गठन वाली आपकी एक तरह की कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसकी संरचना पट्टित होती है। मीन्स जिसकी जो संरचना पाएगी ना पट्टियों पर होगी, और इसके साथ साथ इसकी रचना पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित बड़े पैमाने पर ताप और दाब के अनुप्रयोग से हुई है। नाइस आपकी एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है, पहले तो ये समझ लो। संरचना इसकी पट्टियों में होती है और इसकी जो रचना होती है वो पर्वत निर्माण या फिर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित बड़े पैमाने पर तापमान और दाब के अनुप्रयोग से जुड़ा रहता है नाइस। ये एक प्रकार की आपकी चट्टान है। नेक्स्ट आता है भाई पठार। पठार क्या होते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं पठार। तो पठार आपकी समतल भूमि की तुलना में एक उच्च सत विस्तृत भूखंड। देखो पठार आपके इस तरीके से होते हैं, देखने में ऐसे होते हैं पठार। इनके ऊपर से ना चोटी नहीं होती, ऊपर वाला पार्ट इनका समतल होता है। एवरेज हाइट की बात करें तो 600 से 700 मीटर तक इनकी हाइट होती है। औसत की बात करें, औसत हाइट की। ऊपर से समतल होते हैं, यानी इनकी पिक नहीं होती, इनकी चोटी नहीं होती, तो उसे कहते हैं पठार। नेक्स्ट आता है पश्च जल। पश्च जल क्या होता है, जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ से गुजर जाए और यह जल मुख्य रूप से जुड़ा रहेगा, परंतु इसके प्रवाह की जो दर है वो अत्यंत कम होती है। मीन्स आपकी जल का वो पार्ट होता है ये जिसमें आपकी नदी है ना, उसका मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ से गुजर रहा है, उसके बाहरी भाग से गुजर रहा है, और यह जल आपके मुख्य रूप से जुड़ा भी होता है, परंतु ये जो बहता है ना, इसकी प्रवाह की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, निम्न होती है। ओके, तो उसे कहते हैं पिष्ठ जल, यानी पीछे वाला जल। नेक्स्ट आता है प्राणी जगत। किसी निश्चित काल और प्रदेश का पशु जीवन, किसी निश्चित काल या प्रदेश का जो पशु जीवन होता है उसे कहते हैं प्राणी जगत। किसी निश्चित काल और प्रदेश का पशु जीवन प्राणी जगत कहलाता है। नेक्स्ट आता है भाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग। मीन्स आपका कोई भी लैंड का वो पार्ट जो तीन ओर से तो पानी द्वारा घिरा हो और एक ओर से लैंड द्वारा टच हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप, यानी समुद्र की ओर बढ़ा हुआ कोई भूमि का भाग। तो ये समुद्र की ओर ही तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरह के एरिया को कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिणी भारत जो है हमारा प्रायद्वीपीय स्थिति है उसकी। नेक्स्ट आता है परवाल। तो परवाल क्या होते हैं, एक बार देख लेते हैं। परवाल क्या होते हैं, चूना सनावी एक समुद्री पोलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है, यह आपकी परवाल भित्तियों को बनाता है। यानी चूने से रिलेटेड एक आपका समुद्री जीव होता है, ये पोलिप कह लो, जीव कह लो, जो कि आपके गर्म एरिया में उथले समुद्र में, यानी ज़्यादा गहराई पर नहीं होते, ये ऊपर ही होते हैं, तो उथले समुद्र में
कॉलोनी में पाया जाता है और प्रवाल भित्तियों को बनाता है। मीन्स एक ये जो जीव है मर जाता है, मरने के बाद एक दीवार का निर्माण करता है अपने शरीर से। सॉलिड होता है, घरोंदे की तरह होता है इसका शरीर, और जिस प्रकार ये दीवार बनाता है उसे कहते हैं प्रवाल भित्तियाँ। नेक्स्ट आता है पलाया। पलाया क्या होती है? अंतःस्थली अपवाह बेसिन का निम्न और केंद्रीय भाग। पलाया आपके न्यून वर्षा वाले एरियाज में पाई जाती हैं। अंतःस्थली अपवाह बेसिन का निम्न और सेंट्रल पार्ट, यानी जो भी अपवाह बेसिन है, किसी भी एरिया का अपवाह बेसिन का निचले वाला भाग पलाया कहलाता है। न्यून वर्षा के क्षेत्रों में इस तरह के पलाया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बंद बनाना। बंद बनाना कैसे बनाते हैं बंद? इसमें जल के संरक्षण और फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी और पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला बंद। ठीक है, मीन्स आपके फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हम जो मिट्टी है, जो पत्थरों का जो भराव करके जो बांध बनाते हैं ना, बांध टाइम एक दीवार से बनाते, छोटी सी डोली टाइप, डोली कह देते हैं हरियाणा में, तो छोटी सी डोली बनाते हैं, उसे कहते हैं बंद। नेक्स्ट आता है भूसंकलन। अपरूपणी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टाने और मलबे की सनहती का तीव्रता से नीचे की ओर वृहद संचलन भूसंकलन कहलाता है। सिंपल सी तौर पर हमारे कोई भी पहाड़ी है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन उसके जो चट्टान है, उसका जो मलबा है, जब ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लग जाए तो वो आपका भूसंकलन कहलाता है, लैंड स्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है मानसून। एक वृहद क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन, जिससे आपका ऋतु परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मानसून। एक वृहद क्षेत्र पर मानसून की दिशा में, यानी पवनों एक बड़े से एरिया पर जिस तरफ से आपकी पवनें बह रही है उस एरिया में संपूर्ण प्रत्यावर्तन, जिससे आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मानसून। नेक्स्ट आता है महाखंड या गोर्ज। खड़ी और चट्टानी पार्श्वों वाली गहरी खाइयाँ। मीन्स आपकी देखो रिवर, मैंने आपको बताया था वी आकार की घाटी बनाती है और फिर वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है नदी। अपनी खाइयों को काटती है, जहाँ पर नदी बह रही है ना, तो अपनी घाटियों को काटती हुई चलती है नदी। और आगे आगे जब कई बार नदी अपनी वी आकार की घाटी को इतना अधिक गहरा कर देती है तो कुछ इस तरह की शेप बन जाती है, इस तरह की। तो इस तरह की जो घाटी है इसे ही कहते हैं गोर्ज यानी महाखंड। तो खड़ी, बिल्कुल खड़ी, और खड़ी देख लो बिल्कुल खड़ा है ढाल भी, और खड़ी और चट्टानी पार्श्वे वाली जो गहरी गहरी घाटियां हैं इसे कहते हैं आपकी महाखंड या गोर्ज। नेक्स्ट आता है मैदान। तो मैदान क्या होते हैं? समतल और मंद तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र, यानी आपका प्लेन एरिया होगा और ढाल भी कैसा होगा? मंद होगा। ढाल कैसा होगा? मंद, यानी बिल्कुल प्लेन एरिया, ढाल भी मंद। तो ऐसा एक विस्तृत क्षेत्र, एक बड़ा एरिया वाला पार्ट मैदान कहलाता है, प्लेन एरिया इसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है मृदा परिच्छेदिका। भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक का यह मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद या खंड होते हैं। मीन्स भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक का यह मिट्टी का एक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर परिच्छेद। ऊर्ध्वाधर मीन्स मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, ऐसे देखो, मैं बना के दिखा देती हूँ। ऐसे आपकी कुछ होती है ना, आपकी इस तरीके का बनता है मृदा परिच्छेदिका। यहाँ पे कै संस्तर, खे संस्तर, गा संस्तर। जब मैंने सोइल पढ़ाया था ना आपको एनसीईआरटी की बुक में से ही, मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे देखना मैंने ये तीनों डीपली पढ़ाए हुए हैं, कै ख ग, तीनों संस्तर। ठीक है, तो ये जो पूरा डायग्राम है इसे ही कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। भूमि की सतह से लेकर पैतृक चट्टान तक का एक ऊर्ध्वाधर, देख लो ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर परिच्छेद, जिसे खंड में बांटा जाता है। तो किस में डिवाइड किया जाता है? खंड, जो कि आपके खंड में होती हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ पर बाहरी हस्तक्षेप नहीं होते। एक सुरक्षित एरिया होता है वन्य जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जंगली जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और किसी प्रकार का पशुचारण नहीं होगा, बाहरी खेती नहीं होगी, और कटाव भी, वन कटाव भी यहाँ पर नहीं किया जाता। तो आप सबको पता है भारत में 500 के लगभग अब नेशनल पार्क हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है वलन यानी आपका फोल्ड। भूपट्टी के किसी भी क्षेत्र में जब संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप जो चट्टान है उसमें जब मोड़ आ जाए इस तरीके के, तो इस तरीके से हम उसे कहते हैं वलन। चट्टानों में जब आपके मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है वलन यानी फोल्ड।
नेक्स्ट आता है विसर्प यानी मियांडर्स, किसी मंद गति से बहती हुई नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। विसर्प क्या होते हैं, बना के दिखाते हैं भैया आपको। जैसे कोई रिवर है, जब कोई रिवर इस तरीके से बह रही है, ये मान लो आपकी नदी है, ऐसे नदी बह रही है इस तरीके से, तो इस तरीके से जब नदी में ये मोड़ पड़ रहे हैं ना, इन मोड़ों को ही कहते हैं आपके मियांडर्स यानी विसर्प। ओके, तो यही कहलाते हैं मियांडर यानी विसर्प। नेक्स्ट आता है विवर्तनिक, भूगर्भ से उत्पन्न एक बल है ये, जो भू आकृतिक लक्षणों में वृहत परिवर्तन लाते हैं, बड़े लेवल पर परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, इन्हें कहते हैं विवर्तनिक। नेक्स्ट आता है शरण सतली। शरण सतली एक ऐसा एरिया होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इसमें लकड़ी काटने और छोटे वनों उत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तब तक अनुमति होती है जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर केवल जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, जंतुओं के लिए आरक्षण होता है, और वही सारी आपकी लकड़ी काटना और संग्रहण करने वाली जो छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं यहाँ पर अनुमति होती है इन सब चीज़ों की, बट केवल उसी हद तक जब तक कि जंगली जानवरों को इससे कोई नुकसान ना हो, तो इसे कहते हैं शरण सतली। नेक्स्ट आता है शुष्क। शुष्क यानी सूखे एरिया, तो ऐसी जलवायु या ऐसा प्रदेश जहाँ पर आपकी जो रेन है, वर्षा है, अपर्याप्त होती है, पूरी अच्छी तरह से नहीं होती, तो उसे कहते हैं शुष्क। नेक्स्ट आता है संरक्षण। भविष्य के लिए क्या होता है भाई संरक्षण, तो भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जिसमें आपके खनिज हैं, भूदर्शय हैं, और जो मिट्टी है, वनों का विनाश है, अतिदोहन, इन सबको रोकने के लिए उचित प्रबंधन भी शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहेंगे हम संरक्षण। नेक्स्ट आता है संरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित एक ऐसा एरिया होता है ये, जिसे सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है, और इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध ना हो सभी क्रियाओं की अनुमति यहाँ पर रहती है। संरक्षित वन, ठीक है, समझ गए, सीमित मात्रा में सब कुछ संरक्षण उपलब्ध होगा, और यहाँ जब तक कोई निषेध ना होना तब तक यहाँ पर आपकी सभी प्रकार की क्रियाओं को करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट आता है हिमनद। बर्फ और हिम की एक ऐसी संहति जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है, और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़े पासरों वाली खाड़ी की भी कर्मिक रचना करती है, उसे कहते हैं हिमनद। मीन्स आपकी जो बर्फ है ना, वो धीरे धीरे खिसकती रहती है अपने स्थान से, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, खिसकती रहती है अपने स्थान से। ये खिसकाव हमें नहीं दिखता, बट ये खिसकती है, ठीक है, और खड़े ढालों से नीचे की ओर खिसकती रहती है बाहर की ओर, इसे ही कहते हैं हिमनद, ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है ह्यूमस। मिट्टी में उपस्थित जो मृत जीवांश होते हैं उन्हें कहा जाता है भाई ह्यूमस। मिट्टी में उपस्थित मृत जीवांश को ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शिप्रिका। किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है, तेज होती है, और नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध भी पैदा होता है, उसे कहते हैं शिप्रिका। नदी द्वारा बनाई हुई एक ये आकृति होती है शिप्रिका। ये इसमें जल की गति बहुत तेज होती है, और इसमें क्या होगा ना, नदी तली में जो उपस्थित आपकी कठोर चट्टान है, मीन्स आपकी कोई रिवर बह रही है भाई, नीचे मान लो ये इस तरह की कोई चट्टान है, इसके ऊपर से जब रिवर बहेगी ना तो इस तरीके से बहती हुई चलती है। नीचे कठोर चट्टान है, वो कटती तो है नहीं, इस वजह से ये जो ऊपर नदी का जल कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे कहते हैं शिप्रिका। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी डेफिनेशन, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी, और कई बार आपके एग्जाम में यही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और आपको काफ़ी परेशान करती हैं। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अब हमारे पास आपका पेड कोर्स अवेलेबल है नेट ज्योग्राफी और पीजीटी ज्योग्राफी का। जो स्टूडेंट इच्छुक है वो अचीवर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करे और वहाँ से पेड कोर्स ले लें। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एवरी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।